हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, इससे पहले काफ़ी सारी हमारी वीडियोस आ चुकी हैं। जीएस के टॉपिक हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जितने भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे, इसलिए हमने वो टॉपिक डाले हैं। अगर आप लोग उसको देखना चाहते हैं तो उस प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग उन सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार होते क्या हैं ये। ठीक है, मूल अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक व आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य होते हैं और इनमें जो राज्य होता है वो किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके फंडामेंटल राइट होते हैं। एक छोटी सी डेफिनेशन है जो आपको याद रहेगी। मौलिक अधिकारों की पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि किस तरीके से ये अस्तित्व में आए थे, वो यहाँ पर हम जानेंगे। नेहरू रिपोर्ट आई थी एक, जो कि 1928 में आई थी। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेहरू रिपोर्ट द्वारा मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए एक विचार प्रकट किया गया था। किसके द्वारा? नेहरू रिपोर्ट के द्वारा। 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा बनाया गया था। याद रहे कि उसकी अध्यक्षता किसने की थी। क्वेश्चन इस तरीके के बनते हैं, बहुत ही मोटा मोटा आपसे वो नहीं पूछेगा हलवा उठा के, यही पूछेगा अंदर से कि उसकी उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी या फिर किस अधिवेशन में इनकी डिमांड की गई थी। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपबंध, मीन्स टू से कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनका क्या प्रोविज़न है, कहाँ पर इनका प्रोविज़न किया गया है, वो जानेंगे। भाग 3 में, आई होप आप सभी को पता होगा, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, इसलिए इस भाग को हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। अब भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है, मीन्स टू से इसका कहीं ना कहीं इससे पहले भी अस्तित्व है। कि आखिर मैग्ना कार्टा क्या है, तो देखिए, मैग्ना कार्टा अधिकारों का एक घोषणा पत्र है। 1215 में इंग्लैंड के किंग द्वारा जारी किया गया था। यह नागरिकों के अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। ओके, तो मैग्ना कार्टा क्या है ये आपको पता चल चुका है। मूल अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, जो हमारा मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, लेकिन एक अमेंडमेंट हुआ था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है ये। अगर आप लोगों को जो अमेंडमेंट वाली वीडियो है वो देख लीजिएगा, उसमें सारे संशोधन जो भी हुए हैं वो मैंने बहुत डिटेल में वहाँ अच्छे से समझाए हैं कि किस संशोधन में क्या क्या हुआ था। तो उसको प्लीज़ याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। ठीक है, उसको देख लीजिए। तो एक अमेंडमेंट हुआ था, 44 अमेंडमेंट। कब हुआ था? 1978 में। इसके द्वारा क्या किया गया था कि संपत्ति के अधिकार को इस सूची से, कौन सी सूची थी? जो फंडामेंटल राइट वाली सूची थी, उससे हटा दिया गया और भाग 12 में अनुच्छेद 300 क के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखना। भाग 3 से हटा करके भाग 12 में जोड़ दिया गया और अनुच्छेद 300 क, ठीक है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया आपके संपत्ति के अधिकार को। ओके, अमेंडमेंट याद रखना। मूल अधिकारों की प्रकृति न्यायोचित है, यानी कि अगर कोई भी इनका हनन करता है तो आप उच्चतम न्यायालय जा सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आपको न्याय दिया जाएगा। इन्हें उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व संरक्षण प्रदान किया जाता है। उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक व भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। अब मौलिक अधिकारों का संरक्षक क्यों माना जाता है वो मैं यहाँ ना एक्सप्लेन करके आगे इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी कि क्यों इसको संरक्षक माना जाता है। ठीक है, दूसरी एक खास बात मौलिक अधिकारों की ये है कि ये स्थायी नहीं होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? मीन्स टू से
कि इनमें पार्लियामेंट कभी भी कोई भी कटौती कर सकती है या फिर इनमें कोई भी अमेंडमेंट या फिर कोई चेंज कर सकती है, उसको ये राइट है, ठीक है। इट मीन्स ये स्थायी नहीं है, ओके। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। और किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 359 के अंदर ये राइट प्रेसिडेंट को दिया गया है कि किसी भी इमरजेंसी के टाइम पर वो इनको निलंबित कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर भी एक शर्त है कि वह सारे फंडामेंटल राइट को निलंबित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता है ना, ये अभी जानते हैं हम। अनुच्छेद 352 के तहत यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो स्वयं ही निलंबित हो जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब हम आपको ये बताएंगे जो भी हमने आपको बोला था कि ऐसे कुछ फंडामेंटल राइट हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता। अब ये प्रावधान कब किया गया था? तो 44 अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 1978 में, अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो उस संशोधन के द्वारा क्या किया गया था कि अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो हमें मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं उनको निलंबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसमें क्या क्या प्रावधान है दोनों आर्टिकल के अंदर वो हम आगे चल के जानते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखना कि मोस्टली लोग इस अमेंडमेंट में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वो 44 एंड 42 अमेंडमेंट को एक ही समझ बैठते हैं, क्योंकि यही दो ऐसे संशोधन हैं हमारे संविधान में जिनके अंतर्गत बहुत सारे प्रावधान जोड़े गए हैं, कई बार संशोधन किया गया है, ठीक है। तो एक तथ्य है आपका, ये जान लेते हैं। इसमें क्या आर्टिकल 13 की बात हो रही है यहाँ पर। हाँ, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो उच्चतम न्यायालय है उसको संरक्षक माना जाता है किसका? हमारे फंडामेंटल राइट का। वाई? वो हम यहाँ पर जानेंगे, ओके। अनुच्छेद 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां शून्य होंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस? मीन्स टू से कि जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं वह न्यायिक समीक्षा योग्य हैं। यह शक्ति उच्चतम न्यायालय को आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय को आर्टिकल 226 के तहत प्राप्त की गई है या फिर प्रदान है उनको, ठीक है। ये किसी भी विधि या कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर सकती है, लेकिन कब? जब उन विधि या कानून से हमारे या किसी और के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा हो, ठीक है। तो देखिए, वैसे तो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कि कुछ समझाने वाला है, बहुत कॉमन सी चीज़ है। आर्टिकल 13 में ये है कि अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट का हनन करता है तो आर्टिकल 13 में ये प्रावधान है कि आप जो है उच्चतम न्यायालय सीधे जा सकते हो। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 32 एंड 226 में उच्च न्यायालयों के लिए प्रावधान किया गया है कि आपके फंडामेंटल राइट का हनन होने पर आप उच्च न्यायालय जा सकते हो या फिर वह आपका जो है आपको न्याय प्रदान करेगा या फिर जो भी है, ठीक है। तो ये इसमें बताया गया है। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बहुत ही महत्वपूर्ण वादे है ये, ठीक है। मामले के आधार पर वर्तमान में संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दी गई है। इसी वाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की गई थी, ठीक है। मूल संरचना में क्या क्या आता है मैं आपको बहुत अच्छे से, मैं फिर से आपको एक बार याद दिलाऊंगी कि जो हमारी संविधान संशोधन वाला वीडियो है उसको जाकर देखिए, वहाँ पर हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई गई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट जो हैं वो कौन से हैं और किस आर्टिकल में क्या प्रावधान किया गया है, ठीक है। इन शॉर्ट समझेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। काफ़ी लंबा वीडियो हमको नहीं करना है। तो संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? फिलहाल 6, ठीक है। अब कौन से हैं वो हम जानेंगे। पहला है समता या समानता का अधिकार, दोनों एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा, जो कि आर्टिकल 14 to 18 तक दिया गया है, ठीक है। स्टार्ट करेंगे 1 by 1, हम यहाँ पर देखते चलेंगे। फर्स्ट है आर्टिकल 14 जिसमें विधि के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है, ओके। यानी कि
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया है कि कोई भी राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समता से या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी कि जो लॉ है उसके सामने हर एक जो पर्सन है वो इक्वल माना जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। मीन्स टू से अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 गवर्नमेंट विल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी इंडियन। ठीक है, तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है इसका क्या मतलब है। उसके बाद है आर्टिकल 15, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 15। तो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें से वर्ड पूछ लेगा वो आपसे, ठीक है, कि किसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, ये सब पूछता है। तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध जो है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये जो अनुच्छेद 15 है इसमें क्या है, इसमें ये प्रोविज़न है कि राज्य जो है वो किसी भी सिटीज़न के प्रति, मीन्स टू से किसी भी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान को लेकर विभेद नहीं करेगा। अब देखो, मैंने यहाँ जो लाइन बोली है वो एकदम एग्जैक्ट लाइन बोली है, मैंने वहाँ एक वर्ड बोला है केवल। ओके, तो यहाँ उस केवल वर्ड का एक मीन्स है, वो ये मीन्स है कि उसने बोला है कि केवल धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, बट और आधारों पर वह भेदभाव कर सकता है। मीन्स टू से एज क्वालिफिकेशन, वुमेन एजुकेशन, लाइक ऐसी चीज़ों पर रिजर्वेशन दिया जाता है, तो वहाँ पर वो जो है भेदभाव कर सकता है राज्य। ओके, ये उसको राइट है, ये आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद है आर्टिकल 16, एक सेकेंड, ये मैं तथ्य यहाँ पढ़ना भूल गई हूँ। मद्रास राज्य बनाम दो राय राजन 1951 वाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को संशोधित किया गया था। ओके, उसके बाद है अनुच्छेद 16, जिसके अंतर्गत लोक नियोजन में अवसर की समानता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ भी नहीं है। यानी कि हर एक क्षेत्र में हर प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी नौकरी का क्षेत्र हो या फिर कहीं पर भी किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 17, जिसमें अस्पृश्यता के अंत की बात कही गई है। ठीक है, तो अस्पृश्यता का अंत यानी कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप छुआछूत के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ इसमें बता देती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है, कि जो अस्पृश्यता वर्ड है ना, इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, ना तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी डिफाइन किया गया है और ना ही इस अधिनियम के अंतर्गत कोई भी इसको और इसकी डेफिनेशन दी गई है। सो जितना मैंने आपको बताया है दैट्स क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 18, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें उपाधियों के अंत की बात कही गई है। ओके, तो देखिए, उपाधियों के अंत का मतलब है कि इसमें आप किसी भी, इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, एक दो प्रोविज़न है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला प्रोविज़न इसमें ये है कि कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता है, फर्स्ट। ओके, सेकंड है कि जो सेना और विद्या है, ठीक है, इन दोनों के अलावा जितनी भी उपाधियां होंगी, ठीक है, वो राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जा सकती हैं। ओके, थर्ड एक प्रोविज़न इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये आया था 1996 में हुआ था जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि मतलब देखिए, अब यहाँ क्या बोला, उपाधियों का अंत, अब कौन सी उपाधियाँ संवैधानिक मानी जाएंगी, कौन सी नहीं मानी जाएंगी, ये भी तो जानना जरूरी था ना। तो 1996 में सर्वोच्च न्यायालय ने ये प्रावधान किया था कि कुछ उपाधियाँ थीं, जैसे कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, इन तीनों को संवैधानिक वैधता प्रदान की थी। ठीक है, यानी कि उचित ठहराया था इन उपाधियों को, तीनों को। ओके, होपफुली आपको पता होगा कि इन तीनों उपाधियों को कब स्टार्ट किया गया था, 1954 में। याद रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, उसके बाद एक नोट आपके लिए ये है कि आर्थिक समानता का अधिकार समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। ओके, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है वो, कि आर्थिक समानता का जो अधिकार है वो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार
मौलिक अधिकारों में नहीं माना जाएगा। ओके, इट मीन्स कि जैसे अभी यहाँ पर बोला गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार जो है वो आपके फंडामेंटल राइट में सम्मिलित नहीं है। मीन्स टू से कि अगर आप कहीं भी कार्य करते हो तो आपको दोनों काम के लिए इक्वल वेतन नहीं दिया जा सकता है। ऐसा कोई आपके फंडामेंटल राइट में कोई प्रोविज़न नहीं है। इसके लिए आप वहाँ पर जाके सुप्रीम कोर्ट में या फिर कहीं पर भी इस चीज़ को आप नहीं बोल सकते हो कि ये हमारे अधिकारों का हनन है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 to 22 के आर्टिकल्स में इनका प्रावधान किया गया है, जिसमें फर्स्ट है अनुच्छेद 19। इसके अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता व सूचना का अधिकार इसी के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जो अनुच्छेद 19 है इसमें आपके 6 अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, अब वो 6 अधिकार कौन से हैं ये हम यहाँ पर जानेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो है अनुच्छेद 19(1) जो है, ठीक है, उसमें ये प्रावधान किया गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि हर एक व्यक्ति को अपनी बात को बोलने का और अपनी बात को एक्सप्रेस करने का पूरा राइट है, पूरा उसको फ्रीडम है इस चीज़ के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 19(2). ठीक है, इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है हर एक व्यक्ति को, यानी कि आप कोई भी सम्मेलन जो है, मतलब जो भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, कोई भी समिति बनाना चाहते हो लाइक, तो वो आप कर सकते हो, आपको पूरा राइट है, बट शांतिपूर्ण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 19(3). ठीक है, इसमें ये प्रावधान किया गया है कि संगम या संघ बनाने का आपको राइट होगा। ठीक है, आप कोई भी संघ बना सकते हो, लेकिन इसमें क्या होता है, मतलब कोई भी सभा या समिति आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बट इसमें एक प्रतिबंध, राज्य जो है इसमें प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, लेकिन वो प्रतिबंध कब लगा सकता है, जब आप अपने संघ के द्वारा भारत की एकता या अखंडता को प्रभावित करते हो, उससे कोई भी उसको इफेक्ट होता है तो भारत की संप्रभुता को, तो उस पर राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, यानी कि तो आपका जो है सभा या संघ है, वो जो भी समिति है वो नहीं बनाई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 19(4). इसमें है अबाध संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को भारत के हर एक हिस्से में वह संचरण कर सकता है, उसको पूरा राइट है। लेकिन जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि इसमें भी राज्य प्रतिबंध लगा सकता है, और वो 2 आधारों पर प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, अब वो 2 आधार कौन से हैं? पहला, आपके संचरण करने से अगर किसी आम लोगों, कोई भी आम व्यक्ति है, उनके हितों पर या फिर उन पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है तो राज्य प्रतिबंध लगा देगा। दूसरा, अनुसूचित जाति यानी कि जो भी पिछड़े लोग हैं, अगर उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ता है तो भी राज्य आपके संचरित करने का जो राइट है या फिर जो भी आप कर रहे हो उस पर प्रतिबंध लगा देगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आर्टिकल 19(5). ठीक है, 4 हो गए ना, यस। इसमें है निवास का अधिकार, यानी कि हर एक व्यक्ति को, भारत के हर एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से निवास करने का, भारत के किसी भी हिस्से में उसको निवास करने का राइट है। लेकिन बिल्कुल इससे पहले वाला, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें भी राज्य 2 आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, और वो दोनों ही आधार हैं कि आम लोगों के हितों के संरक्षण हेतु, और दूसरा है अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए। ठीक है, अगर इन दोनों को इफेक्ट होता है आपके कहीं भी निवास करने से, तो राज्य आप उस पर आपके निवास करने पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्टिकल 19(6). ठीक है, तो 19(6) में, यानी कि आपका लास्ट है, ठीक है, इसमें है आपको व्यवसाय करने का राइट है। आप इंडिया के किसी भी हिस्से में व्यवसाय कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कुछ भी अलग से समझाने वाला नहीं है, इसमें केवल आपको व्यवसाय की जो है राइट दिया गया है। ठीक है, तो आपके जो 6 आर्टिकल हैं वो पूरे हो चुके हैं, इनको याद रखना, इस यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 20, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि संरक्षण वाली बात को हम बाद में क्लियर करेंगे। जो अनुच्छेद 20 है, ठीक है, इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि
मतलब कि किस तरीके से अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस तरीके से कर सकता है कोई भी व्यक्ति, ठीक है, ये बताया गया है। तो इसमें आपके 3 प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। अब वो 3 प्रावधान कौन से हैं कि फर्स्ट है कोई भी पूर्व पद प्रभाव कानून नहीं, मीन्स टू से कि अगर कोई भी क्रिमिनल है, ठीक है, मान लीजिए किसी ने भी आज क्राइम किया है, तो आज अगर उस क्राइम के लिए जो भी सज़ा है या फिर जो भी दंड बना हुआ है, रूल है, वही दिया जाएगा उसको दंड, चाहे फिर वो अगले 6 माह में पकड़ा जाता है अपराधी या अगले 7 माह में। लेकिन जब उसने वो अपराध किया है वो तभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं वही दंड उसको दिया जाएगा, उसके अलावा नहीं दिया जाएगा। सेकंड जो है वो ये है कि दोहरी क्षति नहीं, मीन्स टू से कि आप एक व्यक्ति को उसके अपराध के लिए 2 बार जो है मतलब उसको यानी कि 2 बार उसको दंडित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके। उसके बाद आपका आता है थर्ड इसमें ये प्रोविज़न है कि स्व अभिशंसन नहीं, मीन्स टू से कि आप किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है तो आप उसको स्वयं को उसका प्रूफ देने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकते हो कि वो खुद के लिए साक्षी बने या फिर खुद के लिए वो कोई प्रूफ दे कि हाँ मैंने अपराध किया है, तो यू कांट डू दैट। इस तरीके के इसमें 3 प्रोविज़न किए गए। देखिए मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, ठीक है, तो आप उसको बुक में क्लियर कर सकते हो अच्छे तरीके से। मैं बिल्कुल किताबी लैंग्वेज में आपको नहीं समझाने वाली क्योंकि वो रट्टाफिकेशन हो जाएगा बहुत बुरे तरीके से। अगर आप मेरी भाषा में समझ सकते हो तो आई होप, वैसे मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, समझ में आ सकता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 के 3 प्रोविज़न थे किस तरीके से संरक्षण किया जा सकता है अपराधों से, वो मैंने आपको बता दिया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या फिर जीवन का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। इसमें अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था कब? प्रारंभिक शिक्षा का जिसमें अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कई बार पूछा गया है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसको आप याद रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है, ठीक है। अब कुछ दशाओं में किया गया है, ठीक है, यहाँ पर उसने एक शब्द जोड़ दिया है कुछ दशाएं। अब वो कौन सी दशाएं हैं वो हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गिरफ्तारी, देखिए जो गिरफ्तारी है वो 2 तरीके की गिरफ्तारी होती है, ठीक है। अब फर्स्ट है आपकी दंड विषयक, ठीक है, और सेकंड है आपकी निवारक दंड विषयक हिरासत, ठीक है। अब इनमें क्या डिफरेंस है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए जो पहली है आपकी दंड विषयक हिरासत, ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो अपराधी होता है वो अपने द्वारा किए गए अपराध को कबूल कर लेता है, स्वीकार कर लेता है और उसी आधार पर उसको दंड दिया जाता है, ठीक है। सेकंड जो है वो है आपका निवारक हिरासत। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी अपराधी है, उसने कुछ भी अपराध करने की कोशिश की है या फिर उसके ऊपर डाउट है कि हाँ उसने ये अपराध किया होगा या फिर वो करने की इसको कोशिश कर रहा होगा, उस आधार पर उसको चेतावनी दी जाती है कि वो आगे भविष्य में ऐसा कोई अपराध ना करे, इसके लिए उसको दंड दिया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों अपराधियों में क्या क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो आर्टिकल 22 है इसमें उसने बोला कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, कि संरक्षण किन किन लोगों को मिलता है और कब मिलता है ये इसमें बात करेंगे, ठीक है। तो पहला है अनुच्छेद जो 22 है उसके 2 भाग किए गए हैं, ठीक है। तो पहला जो भाग है उसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति को जिसे साधारण कानून के तहत हिरासत में लिया जाता है ना, उनको क्या क्या राइट दिए गए हैं, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे कि किस तरीके से वो अपने गिरफ्तारी का जो है संरक्षण कर सकता है, इस तरीके से बात करते हैं। तो गिरफ्तार करने के आधार पर उसको सूचना देने का अधिकार है, यानी कि हम उसको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं तो इस चीज़ की सूचना लेने का अधिकार उसको पूरा है। दूसरा है इसमें जो दूसरा प्रावधान है वो ये है कि विधि व्यवसायी से परामर्श या प्रतिरक्षा करने का, यानी कि वो कोई भी अगर अपना वकील करना चाहता है, ठीक है, तो ये उसको पूरा राइट होगा, हम उसको कोई भी नहीं रोक सकते हैं कि आप अपना वकील मत कीजिए, उस अपराधी को अपना वकील करने का राइट है, ठीक है। एक उसमें ये प्रोविज़न भी होता है, उसको ये अधिकार है कि वह 24 घंटे में यात्रा का जो भी उसका ट्रेवल का टाइम है उसको मिला करके 24 घंटे में वो
पेश हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपकी बात करते हैं हम, हाँ इसमें एक प्रोविज़न ये है कि ये जितने भी राइट मैंने आपको बताए हैं, यानी कि पहला भाग जो मैंने आपको बताया है, ये जो सुरक्षा कवच दिया गया है, ये विदेशी व्यक्ति या फिर निवारक हिरासत जो कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किए जाते हैं उनको ये राइट उपलब्ध नहीं है, ठीक है। मैं आपको बहुत ध्यान से समझा रही हूँ, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, ठीक है। उनको ये राइट उपलब्ध नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 22 के दूसरे भाग की, ठीक है। तो दूसरे भाग में क्या प्रावधान किया गया है वो हम जानते हैं। इसमें क्या किया गया है कि जो व्यक्ति होता है, व्यक्ति को जो हिरासत में लिया जाता है उसको 3 माह से ज़्यादा जो है मतलब उसकी जो सज़ा है वो नहीं बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें ये प्रोविज़न है, ठीक है। इसमें एक प्रोविज़न ये भी है कि आप उस व्यक्ति को किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हो ये उसको बताना जो है ज़रूरी है, वो इस चीज़ को जानने का पूरा उसको राइट है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दोनों भाग बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविज़न्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 से 24 की, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी पर निषेध है, ये इसमें ये राइट है। उसके बाद नेक्स्ट है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा 1976 में पारित किया गया था, ये तो बाद की बात है। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या है कि मानव व्यापार, बलात्श्रम, बंधुआ मजदूरी ये सब चीज़ें क्या हैं। तो देखिए इसमें बात हो रही है कि मानव दुर्व्यापार की, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो देखिए पुरुष, महिला एवं बच्चों की बच्चों को वस्तु के समान खरीदना, ठीक है, खरीदना या उनकी बिक्री करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं मानव दुर्व्यापार में, ठीक है। महिलाओं और बच्चों का अनैतिक दुर्व्यापार किया जाता है या फिर वेश्यावृत्ति की जाती है, वो भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य करता है तो उसके लिए पार्लियामेंट ने एक अधिनियम बनाया हुआ है, अनैतिक दुर्व्यवहार निवारण अधिनियम 1956 में बनाया था, तो उसके तहत उसको जो है दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में एक सिंपल सा प्रोविज़न है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खनन इत्यादि में जोखिमपूर्ण जगहों पर काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, यानी कि प्रतिषेध है, ठीक है। उसके बाद है चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक इसमें दिया गया है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अनुच्छेद 25 के साथ। धर्म को मानने, आचरण करने तथा उसके प्रचार करने का अधिकार है। इसमें आगे क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं वो एक अलग की बात है। देखिए यानी कि आपको किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, सिंपल सा इसमें ये प्रोविज़न है आर्टिकल 25 के तहत। सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आती है, कई बार पूछा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल हैं, जबकि पारसी इसमें शामिल नहीं है। गाइज आई एम टेलिंग यू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और वो इसी तरीके से पूछता है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द है उसमें कौन कौन इसमें शामिल है, कौन कौन नहीं। नीचे 4 विकल्प दे देगा, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, वॉटएवर, तो उसमें से आपको काटना है, ठीक है। पारसी नहीं है, याद रखना इस चीज़ को। अनुच्छेद 26 में धार्मिक प्रबंधन करने का अधिकार, यानी कि आप कोई भी धार्मिक किसी भी धर्म से रिलेटेड कुछ भी ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, कोई भी फंक्शन वगैरह वॉटएवर, तो वो आपको करने का पूरा राइट है। आर्टिकल 26 में ये प्रोविज़न किया गया है। नाउ आर्टिकल 27, इसमें धार्मिक कार्यों को संपोषित करने का अधिकार, यानी कि आप किसी भी व्यक्ति से कोई भी धार्मिक तौर पर कोई भी कर या कुछ भी वॉटएवर जो भी मतलब पैसे वैसे लेने के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 28, धार्मिक शिक्षा उपासना में उपस्थिति होने का अधिकार। किसी भी धर्म से रिलेटेड आप अगर कोई शिक्षा लेना चाहते हैं तो वो आपको पूरा राइट है, कोई भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है, ठीक है। इसके बाद 5वां है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो कि 29 और 30 आर्टिकल में दिए गए हैं। यह अधिकार धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए हैं, ठीक है। ये प्रश्न भी यहाँ से पूछा जाता है कि धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों की बात की गई है इसमें। भारतीय संविधान केवल धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को ही मान्यता देता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा गया है पेपर में। अनुच्छेद 29 की अगर हम बात करते हैं तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण इसमें इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के संरक्षण का प्रावधान है।
अब हम बात करते हैं छठवां जो है फंडामेंटल राइट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 32 वैसे मैं स्टार्टिंग में समझा चुकी हूँ इसके बारे में, लेकिन एक बार फिर से जान लेते हैं। अगर कोई भी मूल अधिकारों का हनन करता है तो वो उसके आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सिंपल शब्दों में यही इसका मतलब है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कई बार पूछा गया है ये। ठीक है, किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। रिट के बारे में यहाँ पर सिर्फ इतना दिया गया है। हाँ, रिट को यहाँ पर हम सारी रिट को यहाँ पर डिटेल में नहीं देखेंगे। मूल अधिकारों के संरक्षण के लिए उच्च व उच्चतम न्यायालय विशेष आदेश जारी करता है, जिन्हें रिट कहते हैं। ठीक है, 5 प्रकार की रिट होती हैं। ये रिट अनुच्छेद 32(2) के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आती है। इन्हें अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, जबकि उच्च न्यायालय 226 आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है। वही सिस्टम है जो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। उच्चतम व उच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने के अधिकार में क्या क्या अंतर है वो यहाँ पर जान लेते हैं। किसके पास ज़्यादा राइट है वो सब जानेंगे। उच्चतम न्यायालय यह अनुच्छेद 32 के तहत केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं हाई कोर्ट की, तो यह अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। यही कारण है कि रिट जारी करने के मामले में उच्चतम न्यायालय के पास उच्च न्यायालय की अपेक्षा कम अधिकार है, यानी कि जो है हाई कोर्ट के पास ज़्यादा अधिकार है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा मामलों में अपनी रिट जारी कर सकता है, दैट्स वाई। मूल अधिकारों से संबंधित कुछ अन्य अनुच्छेद हैं इसमें 1, 2, 33, 34, 35, क्योंकि 12 से 35 तक है ना। और आर्टिकल 12 में तो आपके राज्य की परिभाषा दी गई है। फंडामेंटल राइट से संबंधित जो भी आपके राज्य की परिभाषा बनती है वो आर्टिकल 12 में दी गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 33 की बात करते हैं। संसद द्वारा सेना खुफिया विभागों के कुछ कार्यों या मौलिक अधिकारों पर रोक। ठीक है, ये आपके अनुच्छेद 33 में दिया गया है। अनुच्छेद 34 में संसद द्वारा किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ या फिर सैन्य कानून लागू होने पर मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकता है। पार्लियामेंट को ये राइट है कि आर्टिकल 34 के तहत वह अगर कहीं मार्शल लॉ लागू होने पर भी फंडामेंटल राइट को उन पर प्रतिबंध लगा सकता है। बात करते हैं आर्टिकल 35 की। मौलिक अधिकारों के संबंध में संसद को कानून बनाने का राइट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि मौलिक अधिकारों से रिलेटेड अगर पार्लियामेंट जो है उनमें कोई भी कटौती करना चाहती है या फिर उनमें कोई चेंज करना चाहती है तो वो कर सकती है। किसके तहत? आर्टिकल 35 के तहत। तो ये आपके जितने भी फंडामेंटल राइट थे क्लियर हो चुके हैं। होपफुली मैंने अच्छे तरीके से समझाया हो, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो सॉरी फॉर दैट। वैसे मैंने उतना ही समझाया है जितना इसमें लिमिटेड था, जितना समझना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप में अगर ये वीडियोस आती तो काफ़ी बड़ी हो जाती, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं समझाया है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।